सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लूसेंट की पीडीएफ से आपको जीएस पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमसे लूसेंट नहीं पढ़ी जाती है, इसको किताबों ख़त्म कैसे करें। ठीक है, तो इसके साथ साथ जैसे कि मैं आपकी मिडिवल हिस्ट्री, आज मैं मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आप साथ साथ ये भी सीखेंगे कि अगर हम कोई नई बुक खुद से सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो उसे कैसे कंप्लीट करना है। कॉन्फिडेंस आएगा आप उस बुक को करके। जो मैं आज अंडरलाइन करवाऊंगा सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, ट्रिक बना के याद करें। एक बारी में याद कुछ नहीं होता है, बार 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 रिवीजन करना पड़ेगा। और जिसको पहली बारी में याद नहीं होता है वो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि पहली बारी में कोई याद नहीं कर पाता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिडिवल हिस्ट्री से। मिडिवल हिस्ट्री होती है अरबों के आक्रमण से। ठीक है, पहली बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की। ये था कहाँ का? मोहम्मद बिन कासिम ये सऊदी अरब का था। कहाँ का था? सऊदी अरब। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम सऊदी अरब का था। एक सेकेंड, हाँ। तो इसने भारत पर आक्रमण किया क्यों था? इसके इसके पीछे रीजन क्या था आक्रमण करने का? इसके ताऊजी थे हज्जा। हज्जा नाम ताऊजी था इसका। तो इनका आपस में लेन देन चलता था जब उस टाइम दाहिर राज कर रहा था सिंध पर। ठीक है, ठीक है। यहाँ सिंध पर कौन राज कर रहा था? दाहिर। तो इनका सामान आपस में लेन देन होता था। तो कोई सोलिन सोलिन नाम की कोई जनजाति या फिर लोग कह सकते हैं, उन्होंने आक्रमण करा और इसका सारा खजाना जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे वो लूट लिया। ठीक है, तो हज्जा ने कहा इससे, दाहिर से, कि भाई मेरा खजाना लूट लिया है। तो दाहिर ने कहा मेरे इसमें कोई हाथ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो मुझे अब मुआवजा दे दो। तो इन्होंने मुआवजा देने से ही मना कर दिया। तो हज्जा ने पहली बार 711 में आक्रमण किया था। फर्स्ट अटैक जो किया था वो अबेदुल्ला को भेजा था आक्रमण करने के लिए, वो फेल हो गया। देन दोबारा भेजा बुदेला को। सेकंड सेकंड आक्रमण था 711 में, वो भी फेल। पहला आक्रमण 711 में किया था, फर्स्ट अटैक जो था 711 में किया था। सेकंड अटैक भी किया करा था, वो करा था 711 में। देन थर्ड अटैक था, थर्ड या फोर्थ जो भी कह सकते हो, वो 712 में, जो पहला, जब मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। ये इनका सक्सेसफुल अटैक था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण किया सिंध पर। ठीक है, और जीत गया। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जैसे मैंने अभी बताया आपको, इन्होंने मुआवजा मांगा, नहीं दिया, आपस में संधि नहीं करी। तो इन्होंने तो यही सोचा होगा इस समुद्री रास्ते से भाई इनका राज है, तो इन्होंने आक्रमण करके हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी करी, इनका भाईचारा जो ऑन टॉप था वो हो गया खराब। ठीक है, इसने मुआवजा मांगा, मैंने नहीं दिया, आपस में कुछ संधि भी होगी कि भाई मुआवजा दे दो या हाईवे वाली जमीन दे दो अपनी। ठीक है, तो इसने नहीं दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, भारत पर अरबियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, और इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि यहाँ हम रूल करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब आक्रमण करा? 712 में। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण कब करा था? 712 में। ठीक है, या फिर अरबों ने पहली बार आक्रमण कब करा था? 712 में। आप जब भी लूसेंट पढ़ेंगे आपके दिमाग में क्वेश्चन चलने चाहिए, तभी जाके जीएस रटी जाती है, तभी जाके याद होती है। ठीक है, और जजिया कर लगाने वाला भी पहला इंसान का कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, यही था जजिया कर लगाने वाला। जजिया कर भी इसने ही लगाया था पहली बार। ठीक है, और जजिया कर किस पर लगाया जाता है? जजिया कर जो लगाया जाता है, जजिया कर वो लगाया जाता है आपका नॉन मुस्लिम्स पर। ठीक है, अपवाद क्या है? जो बुजुर्ग लोग हों, विधवा हो या कोई विकलांग हो, उन पर जजिया कर नहीं लगाया जाता। अन्यथा जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स पर जजिया कर लगाया जाता है। जजिया कर।
ठीक है। जजिया कर लगाने वाला पहला इंसान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आ जाता है महमूद गजनी पर। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी? अल्पतगीन। गजनी साम्राज्य था कहाँ का? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये गजनी यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। 932 में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। तो आएगा कैसे क्वेश्चन, कैसे आएगा? गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी? अल्पतगीन ने। वो ईयर भी पूछ सकते हैं। अभी आपको इतना लोड नहीं लेना है कि आपको ईयर भी याद करना है, सब कुछ याद करना है। तो अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना करी और कब की थी? 932 में। जब आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे ना, खुद ब खुद याद हो जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। और जो रटने की चीज होगी मैं साथ साथ के साथ ट्रिक भी बताता रहूंगा। ठीक है। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद, अल्पतगीन की मृत्यु के बाद कौन आया? प्रिप्तगीन। प्रिप्तगीन इसने 972 और 917 में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। इसी के शासनकाल में फर्स्ट अटैक जो था, टर्किश अटैक, फर्स्ट टर्किश अटैक, तुर्की अटैक, इसी के शासनकाल में था। ठीक, फर्स्ट अटैक इसी के शासनकाल में था। नेक्स्ट लाइन, प्रथम आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 में गजनी गद्दी पर बैठा। अब प्रिप्तगीन के बाद कौन आया? 977 के बाद, 77 के बाद सुबुक्तगीन। प्रिप्तगीन के बाद कौन आया? सुबुक्तगीन, जो कि इसका दामाद तथा गुलाम था। ठीक है। इसका बेटा कौन था? महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। महमूद गजनी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं महमूद गजनी के पिता का नाम क्या है? क्या नाम है? सुबुक्तगीन। ठीक है। अपने पिता के काल में कहाँ का शासक था? ये खुरासान का। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठा। बगदाद के खलीफा से इसने अलहदीर बिल्ला ने महमूद गजनी के पद के मान्यता प्रदान करते हुए यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्ला की उपाधि धारण की। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसे याद कैसे करोगे? अब देखो तीनों में बिल्ला, उल्ला, रसगुल्ला, यही पॉइंट यही बन रहा है, तो ये खुद खुद बे खुद याद आ जाएगा। बगदाद खलीफा अल हदीर बिल्ला ने महमूद गजनी को यामिन उद्दौला, यामिन उल मिल्ला की उपाधि दी। अगर आपको ये नाम याद भी नहीं होंगे, आप बार बार रिवीजन करोगे, याद भी हो जाएंगे। नहीं तो ये उल्ला फुल्ला, इससे भी आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन, महमूद गजनी ने भारत पर कितने आक्रमण करे थे? 17 बार। इंपॉर्टेंट। कितनी बार आक्रमण करा था? 17 बार आक्रमण करा था इसने महमूद गजनी पर भारत पर। कितनी बार आक्रमण करा था? 17 बार। ठीक, 17 बार आक्रमण करा। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। इंग्लिश में बोलता आइकोनोक्लास्ट, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो ये मूर्ति भंजक यानी मूर्ति, पहले भारत में सोने की मूर्तियां, चांदी की मूर्तियां सब होती थी, ये लूटता था वो। ठीक है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में करा था। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी अगर पूछ लिया जाए, महमूद गजनी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पूछ लेंगे महमूद गजनी में पहला आक्रमण कब करा था, क्योंकि ये सबको पता होगा कि उसने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण करा। उसका आखिरी आक्रमण किसके खिलाफ था? ठीक है। तो आप सबसे पहले ये भी याद कर ले कि उसका पहला आक्रमण कौन से सन में था? 1000 ईस्वी में। ठीक है। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महमूद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ठीक है। महमूद गजनी ने थानेसर के स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सब जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसे हाईलाइट करते चलूंगा। जो मैं नहीं हाईलाइट करा, इट मींस कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो हाईलाइट करूंगा उसे ही याद करना है। आप नोट्स बना लें, खुद नोट्स बनाएं, लिखें। बिना कलम के पढ़ाई नहीं होती है। इनके नोट्स बना ले, या फिर नोट्स नहीं भी बनाने, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ उसको रटें, डेली रिवीजन करें। अभी पढ़ें, वीडियो देखें, और एक बारी में वीडियो अगर खत्म ना भी हो रहा, 2 बारी में देखें, 3 बारी में देखें। जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं हो आप सब एक बारी में करें। नहीं है आप, जरूरी नहीं आप 8 घंटे ही पढ़ें दिन में। आप स्टार्ट करें धीरे धीरे पढ़ना। एक कोई कभी 2 घंटे पढ़ रहे हो, फिर अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाओ। ठीक है। नेक्स्ट लाइन कहां पर था मैं?
महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? 1025 में। 1025 में इसका पहला आक्रमण था जो सबसे महत्वपूर्ण था। कौन सा था? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, कौन सा था? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर, जहां से इसने 20 लाख दिनार लूटी थी। ठीक है, सोमनाथ की रक्षा की सहायता करने के कारण अहिल्याबाण के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब देखो ये सौराष्ट्र है कहां पर? सौराष्ट्र कहां पर है? गुजरात में। ये भी याद कर लेना, सौराष्ट्र कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर पर, वो कौन से सन में हुआ था? कौन सन में हुआ था? 1025 में। महमूद गजनी 1025 में कौन से मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर। महमूद गजनी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो कहां पर है? वो कहां पर है? सौराष्ट्र में। ये पूछ लेंगे सौराष्ट्र कहां पर है? सौराष्ट्र ना भी दिया हो, गुजरात में। ठीक है, तो एक लाइन से देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अब देखो सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंग में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। नेक्स्ट लाइन, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कौन सा था? 1027 में। ये कोई भी गैस कर लेगा, ये लास्ट आक्रमण किस पर करेगा? जाटों पर करेगा, क्योंकि जब वो धन लूट के ले जा रहा था 20 लाख दिनार, तो किसने अटैक करा था उस पर? जाटों ने। तो इसका लास्ट आक्रमण किस पर था? जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाईलाइट कर लेंगे इसे। ठीक है, अब इसके दरबार में कौन कौन बैठते थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पूछा भी गया है कि निम्न में से महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन बैठते थे या फिर कौन नहीं बैठते थे। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से 3 होंगे, एक नहीं होगा, या फिर एक होगा, 3 नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट है कौन कौन से बैठते थे। जब आप इसको बोलोगे ना, ये आपको राइम में रट जाएगा। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूकी। अलबरूनी ने कौन सी बुक लिखी है? किताबुल हिंद। ठीक है, इसे तहकी हिंद भी या फिर तारीख हिंद भी कहते हैं। फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा, ये बुक्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उतबी ने लिखी है किताबुल यामिनी, इसे तारीख यामिनी भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मोहम्मद गौरी पर। इतना खत्म। अब आ जाते हैं मोहम्मद गौरी पर। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1073 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। अब देखो सबको पता होगा मोहम्मद गौरी, वो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1075 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1078 में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीमदुत्य था। क्वेश्चन कैसे बनेगा? मोहम्मद गौरी ने पाटन पर जब आक्रमण किया था, वहां का राजा कौन था? भीमदुत्य। इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। ठीक है, गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई। मोहम्मद गौरी को क्वीन नायिका देवी ने गौरी को हराया था। ये मैंने अलग से लिखा था, ढूंढा था कहीं से 1078 में। नायिका देवी ने भी गौरी को हराया था। ठीक है, अब देखो मोहम्मद गौरी के बारे में आगे और। ठीक है, अब देखो इसके 3 युद्ध हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध इसका पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। नेक्स्ट इसका दोबारा हुआ 1192 में। ये इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, से इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये युद्ध याद होने चाहिए आपको। ठीक है, और गौरी दूसरे युद्ध में जो 1192 में हुआ था 1192 में, उसमें गौरी विजय हुआ, क्योंकि इसमें जयचंद जो है उसने गौरी का साथ दिया था। जयचंद जो है पहले पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, बाद में किसी वजह से इनकी बॉन्डिंग बेकार हो गई, तो इन्होंने जयचंद ने
गौरी का साथ दिया, और ताकि जो उनके कमजोर जो कड़ियां थी वो सब बता दी, तो इसलिए गौरी जीत गया, वरना पृथ्वीराज चौहान जो है नहीं हारते गौरी से। ठीक है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे वो कौन थे? स्कंद। ठीक है। और ये चंद, अब फिर गौरी ने देखो विश्वासघात किया, ये किसी के कभी हुए ही नहीं। चंदावर का युद्ध में 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच युद्ध हुआ चंदावर का, और इसमें कौन जीता? गौरी जीता। ठीक है। अब यहां से शुरू होता है सल्तनत काल। ठीक है। सल्तनत काल शुरू होता है। ठीक है। मैं इसमें पहले आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। सल्तनत काल शुरू होता है यहाँ से। पहले आता है गुलाम वंश। पहले आता है गुलाम वंश। ठीक है, इसे आप ऐसे ही लिखना। दूसरा आता है आपका खिलजी वंश। ठीक है। तीसरा आता है आपका तुगलक वंश। चौथा आता है सैयद वंश। पांचवा आता है आपका लोधी वंश। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है किताब में, बट मैं बता दे रहा हूँ अलग से ताकि आप लिख लें। ये है 1206 से 1290। ये 1290 से 1320। ठीक है। तुगलक वंश ये है आपका 1320 से 1414। 1320 से 1414 ना, हाँ ये है 1414 से 1451। ये है आपका 1451 से 1526। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको सीरीज में लगाने को आ जाएगा कि पहले कौन सा वंश था। पहले कौन सा था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसे याद कैसे करोगे? गु खा तू से लो। कैसे याद करोगे? गु खा तू से लो। ठीक है। कैसे याद करोगे? गु खातू से लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है। ठीक है। आप किसे कैसे याद करोगे? गु खातू से लो। इससे आप ट्रिक बना के याद करेंगे। ठीक है। और बाकी आप अपनी खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे आपको याद करना है। कैसी भी ट्रिक हो, आपके माइंड में कुछ भी उटपटांग अंट संट कुछ भी आ रहा हो, आपका मोटिव होना चाहिए, आपको जीएस याद होनी है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और कैसे बनेगा इस सब में से, कि सबसे जो बड़ा कार्यकाल था वो कौन से वंश का था? कौन से वंश का था? गुलाम वंश का। ठीक है। और बाकी आप देख लेना सबसे जो कम कार्यकाल था वो कौन से वंश का था। ठीक है। अब मैं आता हूँ ऊपर वापस। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं गुलाम वंश। इसका 84 साल राज किया इन्होंने। ठीक है। गुलाम वंश 1206 से कब तक था? 1206 से 1290। ठीक है। अब पढ़ते हैं पहले हम गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये पूछेंगे गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कौन था ये? गौरी का गुलाम, इसलिए इसको गुलाम वंश कहते हैं। क्योंकि अब इसका गुलाम होगा कौन? होगा इल्तुतमिश। ठीक है। ये गुलाम वंश इसलिए बोलते हैं इसको। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? बदगों। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, एसएससी कुछ ही पूछ लेगी। मतलब जो इस बुक में लिखा सब इंपॉर्टेंट है, बाकी जो मैं हाईलाइट करा रहा हूँ सिर्फ आपको वो याद करना है। क्या कहा जाता है? बदगों। क्वेश्चन कैसा आएगा कि फारसी में गुलाम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बदगों। या बदगों फारसी में किसको कहा जाता है? ऑप्शन होंगे आपके पास, क्या किस किसे कहा जाता है? गुलाम को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये चीज पहले भी बोल दी गई है। ठीक है। इसके इसके टाइम पर राजधानी क्या थी? लाहौर। अब थोड़ा ज्यादा डीप जाएगा तो ये पूछ लेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर राजधानी क्या थी? क्या थी? लाहौर। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ठीक है। अब थोड़ा कुतुब मीनार के बारे में पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बनी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। अच्छा, इसका कुतुब मीनार नाम क्यों है? क्योंकि इसके जो गुरु थे ना कुतुबुद्दीन ऐबक के, उनका भी कुछ ऐसा ही नाम था, कुतुबुद्दीन
ऐसे करके कुछ नाम था, वो देख लेना, आप गूगल कर लेना। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल को बनाया। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिल बना दी, जिसमें से 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। पहले कितने फीट का था? 225 फीट का। अब कितने का है? 234 फीट का। ठीक है। अब देखो कुतुब मीनार को बनाने में भी तीन तीन क्वेश्चन बनेंगे कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका पूरा कंस्ट्रक्शन, इसका पूरा निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। इसकी आखिरी 2 मीनार किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। अब कुतुब मीनार में भी 3 जने आ गए। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। और हम कहाँ थे अब? हाँ, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? और अजमेर का अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनाया है? इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर है? अजमेर में। 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे। इंपॉर्टेंट। क्या कहते थे? लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान करने वाला। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी। ठीक है। अब ये बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय क्यों जलाया? रीजन क्या था इसके पीछे? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय क्यों जलाया? अब कहानी सुनो, इसके पीछे थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको बोरिंग हो जाता है थोड़ा पढ़ना। टर्की का कोई राजा था बहुत बड़ा, अभी आपने देखा होगा गजनी साम्राज्य चल रहा है, ये तो वहीं से ये टर्किश थे। अल्पतगीन वहीं से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके जो नीचे मोहम्मद प्रिप्तगीन, देन सुबक्तगीन, देन मोहम्मद गजनी, देन मोहम्मद गौरी, फिर ये क्या कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये सब चलते आ रहे हैं। तो इनकी डायरेक्ट ये काइंड ऑफ ये यहाँ रूल कर रहे हैं, पर ये टाइम टू टाइम टैक्स भेजते थे। जैसे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, ऐसे ये टैक्स भेजते थे टाइम टू टाइम। कहाँ? अपने जो इनके खलीफा या राजा जिसको मानते हैं। तो इनके टर्की का कोई जो भी होगा राजा वाजा, वो बीमार हुआ था, ऐसा कहानी कहानी बताते हैं। बीमार हुआ था, तो उसकी बीमारी कहीं ठीक नहीं हो रही थी, तो उसने कहा, किसी ने उससे कहा आप हिंदुस्तान जाओ, नालंदा विश्वविद्यालय जाओ, वहां जाके आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है। तब ये आया तो इसने बोला मैं तुम्हारा कोई रीति रिवाज, कोई भी रिचुअल फॉलो नहीं करूंगा, मुझे ठीक करना तो ऐसे ही करो। इसने ये टर्म्स एंड कंडीशन भी रख दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ के आपकी जो है बीमारी जो है ठीक हो जाएगी। वो कुरान पढ़ता रहा, वो उसकी बीमारी ठीक होगी। तो देन वो वापस आया, उसने पूछा कि मेरी ये बीमारी ठीक कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा आप जो कुरान पढ़ रहे थे उसकी हर दवाई पर हमने सॉरी, उसके हर पेज पर हमने दवाई लगा दी थी। तो पहले उंगली पहले जीभ पर लगाते हैं, फिर पलटते हैं, तो वो दवाई चाटता रहा तो ठीक हो गया। तो उसने इस कारण के ये तो बहुत आगे बढ़ गए, या फिर उसको जो भी दिमाग में आया होगा कि इन्होंने मेरा जो मैंने इन्होंने इनसे कहा था कि मैं अपने कोई भी रिचुअल फॉलो नहीं करूंगा तुम्हारा, इसलिए तो उन्होंने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त करवा दिया। और उसने ऑर्डर दिया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको ऑर्डर दिया? बख्तियार खिलजी को। तो एक क्वेश्चन बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था? सहायक सेना नायक, इंग्लिश में असिस्टेंट कमांडेंट था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है। अब थोड़ा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, यार देखो स्पेलिंग मत जाना, विश्वविद्यालय, ये गुप्त वंश के, किस? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने। कौन है इसके संस्थापक नालंदा विश्वविद्यालय के? कुमार गुप्त। ठीक है, कहां पर है ये? ये है बिहार के आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम में। ठीक है। इसकी स्थापना जो थी वो 5वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये बौद्ध शिक्षण संस्थान है। कौन सा? बौद्ध शिक्षण केंद्र बोल लो या संस्थान बोल लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम?
कहाँ थे हम? ऐबक की, हाँ यहाँ थे ना हम बख्तियार खिलजी पर। अब ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई चौगान खेलते हुए। चौगान यानी पोलो, आपने देखा होगा घोड़े पे बैठ के हॉकी से। अब देखो इनकी मृत्यु भी ऐसे हुई है सारे सबकी। कोई बाथरूम में गिर के मर गया, कोई सीढ़ी से गिर के मर गया, ठीक है, राजा हैं। कोई घोड़े से गिर के मर गया। अब जो लिखा हुआ हम तो वही पढ़ाएंगे। अब चाहे वो कैसे ही मरा हो, कमजोर हो गया हो, गुम चोट लग गई हो उसके, ठीक है, तो कैसे मरा ये? चौगान खेलता हुआ मर गया घोड़े से गिर के। चौगान यानी पोलो। ऐबक का उत्तराधिकारी आरम शाह, जिसने 8 महीने तक शासन किया। उत्तराधिकारी यानी इसका बेटा, ठीक है। इसको इसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। कौन आया? इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश का नाम भी पूछ लेंगे। इसका नाम क्या है? शमशुद्दीन। शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है। असली नाम क्या इसका? ऐसे भी नाम पूछ लेंगे कि इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है। शमशुद्दीन इल्तुतमिश कब आया है? 1211 में। इसने इसकी हत्या कर दी थी आरम शाह की, बड़े आराम से। अब ये इल्तुतमिश आ गया, शासन कर रहा है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एक दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। आपको ये याद करना है, जो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे हाईलाइट करते चलना है। कहाँ? ठीक है। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कोहान के निकट करवाया था। दिल्ली ए कोहान के निकट करवाया था। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जो दिल्ली राजधानी कौन लाया था? इल्तुतमिश। या फिर इल्तुतमिश के टाइम पर राजधानी क्या थी? दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर क्या थी? लाहौर। अब देखो ये टेबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका, तांबे का जीतल, ऐसे पूछेंगे कि इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के जारी करवाए या कौन सी करेंसी चलवाई? चांदी का टका, तांबे का जीतल। और इससे और इसी से और कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि इल्तुतमिश ने चांदी का कौन सा सिक्का चलवाया था? ऑप्शन में दे देंगे टंका, जीतल, अद्दाविक, ठीक है। अद्दाविक आगे फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया था, वो मैं आगे आगे बताऊंगा। तो इल्तुतमिश ने क्या चलाया? चांदी का टका और तांबे का जीतल। इसने इक्ता प्रणाली चलवाई, ठीक है। याद करना, इल्तुतमिश के नाम से याद हो जाएगी। ई से इल्तुतमिश, ई से इक्ता प्रणाली। 40 सरदारों का इसने संगठन बनाया था, जिसे क्या कहते हैं? तुर्के चहलगानी। इसे आगे जाके बलबन खत्म कर देगा इस संगठन को। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्क ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये टेबल पूरी इंपॉर्टेंट है कि तुर्क ए चहलगानी का निर्माण किसने करा था, या फिर गठन संगठन किसने बनाया था? किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। खत्म किसने करा? बलबन ने। सर्वप्रथम दिल्ली के आमिरों का दमन किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे लगा दीजिए, ठीक है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की, ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई? 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, याद रख लेना, ठीक है। पहला जो शासक था जिसे सुल्तान की उपाधि धारण करी, और 1236 में हो गई इसकी मृत्यु। अब चंगेज खान से बचने के लिए ख्वाजीराम के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी, ठीक है। डरते थे सब चंगेज खान से। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था, तो उसकी माँ ऑपरेट करती थी उसे इनडायरेक्टली, जिसका नाम क्या था? शाह तुर्कान, ठीक। क्या नाम था? शाह तुर्कान। अब देखो, शाह तुर्कान के अवांछित प्रभावों से परेशान होकर तुर्की आमीरों ने रुकुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया, ठीक है। तो ये पहली महिला शासिका है, हिंदुस्तान की पहली महिला शासिका, ठीक है। पहली महिला शासिका कौन? रजिया सुल्तान, ठीक है। किसके बाद आई है? रुकुद्दीन फिरोज के बाद, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। पहले आया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका बेटा आराम शाह 8 महीने के लिए, देन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रुकुद्दीन, बट वो क्या था? वो कैपेबल नहीं था उस पद के लिए, तो उसकी माँ शाह तुर्कान उसे ऑपरेट करती थी पीछे से इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद किसको बिठाया?
रजिया सुल्तान को। ठीक है, रजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ठीक है, पहली महिला शासिका भी थी। आप मिसलेनियस पढ़ोगे, विविध बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा, विविध की अलग से क्लास लूंगा मैं। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर वह पुरुषों की तरह चौगा एवं कूला, चौगा यानी काबा, टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमिर आखुर यानी घोड़े का सरदार बनाया। देखो भैया, एसएससी ये भी पूछ सकती है कि आमिर आखुर का मतलब क्या होता है। क्या होता है आमिर आखुर का मतलब? घोड़े का सरदार। रजिया ने आमिर आखुर किसको बनाया? जमालुद्दीन याकूत को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया कि रजिया सुल्तान शासन शासिका कब बनी थी, या फिर पहली मुस्लिम महिला शासिका। रजिया सुल्तान के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की आमिर विरुद्ध हो गए। ठीक है, उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुआजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। ठीक है, अब कौन आ गया? मुआजुद्दीन बहराम शाह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिया की शादी किससे करवाई? अल्तुनिया से। इंपॉर्टेंट, रजिया की शादी किससे करवाई? अल्तुनिया से। इसकी शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकू के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। ठीक है, और हाँ, जब ये आप पढ़े तो आप बुक खोल के बैठे, साथ ही साथ हाईलाइट करते हुए चलें, इंपॉर्टेंट है ये। तो रजिया की हत्या कब करी गई? 1240 में। कब? सॉरी, 1240 में। कहां पर? कैथल के निकट। ठीक है, हत्या करने के बाद बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई। ठीक है, कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मशहूर शाह बना। कौन बना? अलाउद्दीन मशहूर शाह। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मशहूर शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना गुजारा करता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नासरुद्दीन महमूद के बारे में कि ऐसा कौन सा सुल्तान है जो टोपी सीकर अपना गुजारा करता था, वो कौन था? नासरुद्दीन महमूद। आप अलग से अपने नोट्स भी बना सकते हैं, इस बुक को पढ़ें। जब आप रिवीजन करेंगे, आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, जो हाईलाइट करा है सिर्फ उतना पढ़ना है, ट्रिक बना के याद करना है। ठीक है, आप बार बार रिवीजन करेंगे। पहली बारी में, फिर बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पहली बारी में आपको कुछ याद नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा शासक था, सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में, जो टोपी सीकर अपना गुजारा करता था? कौन था? नासरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या था बलबन का नाम? बहाउद्दीन। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तुर्के चहलगानी का विनाश करवाया। इंपॉर्टेंट। तुर्के चहलगानी किसने बनाई थी? सॉरी, तुर्के चहलगानी किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। अभी पढ़ा है, किसने बनाई तुर्के चहलगानी? इल्तुतमिश ने। इसका विनाश किसने करा? इसका विनाश किसने करा? बलबन ने। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका विनाश किसने करा? बलबन ने। बलबन ने 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। बलबन की गद्दी से 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। ठीक है, सिरी नामक नगर बलबन ने बसाया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, जब सब याद हो जाए तब एक्स्ट्रा में से पढ़ लेना। राज दरबार में सिजदा पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने करी थी। इंपॉर्टेंट। सिजदा पाबोस की प्रथा किसने स्टार्ट करी थी? बलबन ने। मतलब जब तुम्हारा राजा आए तो तुम्हें खड़े होकर सर झुकाकर उसका आदर करना है। ठीक है, बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज, फारसी साल का पहला दिन यानी नया साल उत्सव का प्रारंभ करा। नवरोज त्योहार बनाना किसने स्टार्ट करा? बलबन ने। ठीक है, अपने विरोधी के प्रति लोह रक्त नीति अपनाई। इंपॉर्टेंट। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, उसको तो तुम्हारे कंठस्थ होना चाहिए, जैसे मैं बोलूं और याद होना चाहिए। बुक बंद करो और कोई तुमसे पूछे, कोई अपना पार्टनर बनाओ अच्छा सा जिसके साथ बैठ के पढ़ सको, एक दूसरे क्वेश्चन पूछो। जब तुम दोबारा उसी बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, जब तुम इसको बुक को पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चलने चाहिए कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी। तो लोह रक्त नीति किसने अपनाई? बलबन ने। ठीक है,
नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बलबन को किसकी उपाधि दी? उलुग खां की। उलुग खां की उपाधि बलबन को किसने दी? नासिरुद्दीन ने। तीसरा क्वेश्चन, नासिरुद्दीन ने उलुग खां की उपाधि किसको दी? बलबन ने। तीन क्वेश्चन बन गए नहीं बन गए? एक ही लाइन से। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। बलबन आकेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दोस्त रखता था। बलबन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो एवं आमिर हसन रहते थे। जैसे कौन था वो? मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गजनी था, आई थिंक मोहम्मद गजनी था, जिसके दरबार में अलबरूनी, उतबी, फरूकी, फिरदौसी रहते थे। वही था भाई। हाँ, कौन था? मोहम्मद गजनी। ठीक है, कौन किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद गजनी के अलबरूनी, उतबी, फरदौसी, फरूकी। देखो मुझे याद हो गया। ठीक है, आमिर खुसरो के बारे में भी फैक्ट दिया गया होगा इधर कहीं। ठीक है, वो पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। इंपॉर्टेंट पूछेंगे क्या? ठीक है, शमसुद्दीन कैमूर। पूछे क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखा दो, मैं बोलते बोलते थक गया हूं। शमसुद्दीन कैमूर, क्वेश्चन कैसे बनेगा? गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। और ये हर वंश से बन सकता है। और बलबन ने बनाया था देवी का अधिकार। ठीक है, ये देवी देवताओं से रिलेटेड था, गूगल कर लेना। बाकी मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं करी। मैं जो भी झूठेगा ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब करवा दूंगा। अब नेक्स्ट वंश कौन सा आता है? खिलजी वंश। कब? 1290 से 1320। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, गु खातू सैलो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद करना है। इसकी सीरीज भी आ जाएगी लगाने को, किसकी सीरीज में लगा, इसको सीरीज में लगाएं। ठीक है, गुलाम वंश का गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। किलोखरी कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, अब आ जाओ। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी थी। ठीक है, पहले हम आमिर खुसरो के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। इनका असली नाम क्या था? मोहम्मद हसन। इनका नाम भी आ जाता है। आमिर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आगे बारे में इन्होंने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के आविष्कार किया। ठीक है, आमिर खुसरो इंपॉर्टेंट है। आमिर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। ये एसएससी पूछ चुकी है कि आमिर खुसरो का असली नाम क्या था? क्या था? मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन। इनका जन्म कब? पटियाला, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ। 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हाँ, एक चीज और, गुरु भी पूछते हैं। आमिर खुसरो के गुरु कौन? आमिर खुसरो के गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु बाबा फरीद। इनका ऐसे फरीदुद्दीन फरुखशत ऐसे कर कुछ नाम है, बस ऐसे याद कर लेना। इनके पहले बहुत पुराना क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। निजामुद्दीन आमिर खुसरो गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया गुरु कौन है? बाबा फरीद। आगे बढ़ते हैं। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद, किनको? आमिर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि आमिर खुसरो किस नाम से जाना जाता है? तूतीय हिंद। या फिर तूतीय हिंद नाम से किसको जाना जाता है? आमिर खुसरो को। भारत का तोता। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय आमिर खुसरो को जाता है। इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट हो गया है ये। ठीक है, इन्होंने ही भारतीय संगीत के कव्वाली गायन को प्रचलित किया। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक साज, साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो को। इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये हाईलाइट कर लेना। इनकी रचनाएं हैं दीवान,
फारसी में कविताओं का संग्रह। नुह, सिपेदार, सिपेदर, मसनवी, देवल रानी, खिरज खां, दुख प्रेम कथा। ठीक है, ये याद कर लेना, बुक्स इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर खिल्जी वंश पर। ठीक है, 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसास। इंपॉर्टेंट पूछेंगे, पूछा गया भी है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव रखी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा? दिल्ली सल्तनत में या किस सुल्तान ने नगद वेतन दिया या स्थायी सेना की नींव रखी? कौन था? अलाउद्दीन खुजली। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। ये भी क्वेश्चन बनता है। सबसे विशाल सेना दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल सेना किसकी थी? अलाउद्दीन खुजली। घोड़ा दागने की प्रथा, ब्रांडिंग करता था ये। घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़े पर मोहर लगानी, सैनिकों का हुलिया रखना, लिखना। पहले आधार कार्ड तो चलते नहीं थे, वरना पूरा एनरोलमेंट होता सबका कि हाँ भाई ये मेरी सेना में। ठीक है, प्रथा रखी। शुरुआत जो इस प्रथा की शुरुआत किसने करी? अलाउद्दीन खुजली ने। अलाउद्दीन ने भू राजस्व के दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया, यानी 50% ये लेके जा रहा भैया। ठीक है, इसने खमस यानी लूट का धन, ये भी पूछ लेंगे, खमस किसको कहते हैं? एसएससी कुछ भी पूछ रहा है। खमस किसको बोलते हैं? लूट के धन को। ठीक है, सुल्तान का हिस्सा क्या कर दिया? 1/4 भाग से स्थान पर 3/4 कर दिया। 1/4 यानी 25%। 25% से क्या कर दिया? 3/4। 3/4 कैसे निकालोगे? ये हो गया 75%। भाई साहब 75% ये ले जा रहा है। अगर तुम किसी क्या कहते हैं हमला कर रहे हो, वहां से कुछ तुमने धन लूटा है, तो उस पर जो राजा का अधिकार होगा वो कितना होगा? 75%। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर में से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। कौन सा ऐसा शासक था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की? कौन था? अलाउद्दीन खुजली। सॉरी, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा। इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? मलिक काफूर को। या फिर ये पूछ लेगा मलिक काफूर को किस दिशा में भेजा था जीतने के लिए, या फिर भारत के कौन से भाग पर विजय पाने के लिए भेजा था? दक्षिण भारत में। इंपॉर्टेंट एक चीज और इंपॉर्टेंट अलग से लिख लेना, इसको मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1000 दिनारी। क्या बोलते हैं मलिक काफूर को? 1000 दिनारी। 1000 दिनारी में खरीदा था इसको। ठीक है, 1000 दिनारी। जमेत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, श्री का किला व 1000 खंबा महल किसने बनवाए? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, याद कर लेना। अलाई दरवाजा इंपॉर्टेंट। जो मैं बोल रहा हूँ ना, जिसको ज्यादा इम्पोज, जिस पर ज्यादा वो फोकस कर रहा हूँ मैं कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो तो आपको कंठस्थ होना चाहिए। कोई पूछ ले और धड़ल्ले से एकदम मुंह से एकदम आंसर निकले, हाँ भाई ये इस्लामी वास्तुकाल का रत्न किसे कहते हैं? अलाई दरवाजा। ठीक है, और आपका होमवर्क है अलाई दरवाजा है का? मैं थोड़ा सा 50% श्योर हूँ कि अलाई दरवाजा जो है वो कुतुब मीनार के आसपास है। कुतुब मीनार की जो एंट्री है अलाई दरवाजा वही है। इस्लामी वास्तुकाल का रत्न बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो देवी का अधिकार किसने बनाया था? बलबन ने। देवी का अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। बनाया किसने था? बलबन ने। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन ने खिलजी ने विभूषित किया। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नमीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। मैंने ये वाली लाइन पढ़ी है अभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। शाहने मंडी, यहाँ खादानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। साराय ए अदल, यहाँ शस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, सेवा, दीपक, ऐसी बहुत सारी चीजें लाई जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरनी ने। किसने लिखी है? जियाउद्दीन
बर्नी ने। ठीक है, अब देखो खुजाउली सॉरी खजाइनुल फतू आमिर खुसरो ने लिखी है, रीला लिखी है इब्न तूता ने। आगे इब्न तूता किसके टाइम पर आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आएगा, पढ़ेंगे। ए फुतुहुसलातीन इसामी की कृति है, ये बुक याद करना, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, ये एंशियंट बुक पूछते हैं, और जो करंट की बुक्स होती हैं वो भी पूछते हैं। जब वो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स में करंट की बुक भी याद करनी जरूरी है। ठीक है, अब देखो ऊपर एक चीज छूट गई है, दीवानी रियासत। दिवा यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। इंपॉर्टेंट है, दीवानी रियासत कौन लाया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम? हाँ, ठीक है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने में मुहत्सिब एवं नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजा सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि यानी अब ये सरकार के अंडर आ गई। खालसा भूमि यानी सरकार के अंडर आ गई है, वे सारी जमीन, जितनी भी जमीन थी जिनके पास थी वो लेके अब सारी किसकी? सरकार के अंडर, यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर। अलाउद्दीन ने कौन कौन से कर लगाए? चराई कर। चराई कर देखो, दुधारू पशु कौन चढ़ता है भाई? पशु चढ़ते हैं, दुधारू पशु जैसे गाय भैंस। ठीक है, हम तो इंसान तो चरेंगे, तो चराई कर किस पे लगेगा? दुधारू पशु पर। ठीक है, घड़ी कर यानी हाउस टैक्स, ये पूछ लेंगे घड़ी कर, आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, आप बताइए दो घड़ी कर किसने लगवाया था, या घड़ी कर होता क्या है? हाउस टैक्स। ठीक है, घड़ी कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खुजली ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1306 तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। ये 6 आक्रमण पढ़ लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। या तो क्वेश्चन ये बनेगा, इंपॉर्टेंट बनेगा तो, कि मंगोलों के आक्रमण दिल्ली के कौन से सुल्तान के समय, किसके या किस सुल्तान के कार्यकाल में हुए थे? किसके काल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई? 1316 को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नगन स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ठीक है, अय्याज किस्म का आदमी था ये। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। अलग ही मजे ले रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी। परेशान हो गया होगा ना, देखो वजीर ने मार दिया इसको, कि भैया राज ही बावला दी क्या हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट, खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे गुलाम वंश बना था, गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अंतिम शासक कौन था गुलाम वंश का? शमसुद्दीन कैमूर। ऐसे यहाँ कौन है? खुसरो खान। अब आते हैं तुगलक वंश पर। अब आप इस वीडियो को पॉज करके ना रेस्ट ले सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप गुलाम वंश खिल्जी वंश पूरा एक साथ पढ़ें। आप पॉज करके नेक्स्ट डे पढ़ें खिल्जी वंश और तुगलक वंश एक साथ, क्योंकि खिल्जी वंश थोड़ा छोटा है। खिल्जी वंश तुगलक वंश एक साथ पढ़ें, फिर इसके बाद तुगलक वंश के बाद कौन सा आता है? सैयद वंश और लोधी वंश एक साथ पढ़ें। ठीक है, ताकि आप पर लोड ना पड़े। ठीक है, ठीक है, तुगलक वंश कहां से कहां तक है? 1320 से 1398। बट अगर गूगल करेंगे तो 1320 से ये आएगा 1414, और मैं बताऊंगा 1400 बीच में हुआ क्या था। बीच में आई थिंक तैमूर लंग ने कुछ अटैक कर दिए थे, तब उसके थोड़ा डिस्प्यूट विस्प्यूट चला था, तो उसके बाद हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे एक बारी में ये वीडियो कंप्लीट नहीं होती है तो आप इससे सेपरेट सेपरेट करके देखें। जैसा आज आपने गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट डे वो, क्योंकि जो बिगिनर्स होंगे ना उन्हें इतना जल्दी नहीं नहीं याद कर पाएंगे, नहीं लोड ले पाएंगे इतना। और जिन्होंने पहले से पढ़ लिया उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक बारे में पूरी दिल्ली सल्तनत खत्म करवा दूंगा, जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा करा दूंगा एडिट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर 1320 को तुगलक वंश की स्थापना, सॉरी
5 सितंबर 1320 को खुसरो खान को पराजित कर गाजी मलिक याज तुगलक गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ग्यासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए आमिरों की भूमि पुनः लौटा दी। ठीक है, इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये बनता है, तुगलक वंश की स्थापना किसने करी? तुगलक वंश की स्थापना किसने करी? ग्यासुद्दीन तुगलक। इसका इसका नाम क्या था? गाजी मलिक या फिर तुगलक गाजी। ठीक है, इसने स्थापना करी। इंपॉर्टेंट, सबसे पहले नहरों का और कुएं का निर्माण किसने करवाया? ग्यासुद्दीन तुगलक। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला ग्यासुद्दीन प्रथम शासक था। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। तो तुगलका नाम बादक नगर किसने स्थापित करा? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। कोई और सा तुगलक मत लगाया ना जब क्वेश्चन आएगा। रोमन शैली से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। अब सुनो, इसके टाइम पर निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया, मैंने बताया था ना किसे गुरु थे? आमिर खुसरो के। तो निजामुद्दीन औलिया के गुरु, सॉरी आमिर खुसरो गुरु थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। तो इन्होंने कहा था बलबंत इससे, सॉरी ग्यासुद्दीन तुगलक से, क्या कहा था कि भैया अब आप बुढ़े हो गए, या जो भी इनके आपस में बात हुई होंगी कि अब आप बुढ़े हो गए हो, अब जो है कोई नया राजा बनना चाहिए। तो ग्यासुद्दीन तुगलक को ये बात पसंद नहीं है। उसने तब बोला था हमें, मैं जा रहा हूँ किसी अभियान पर, तो तब बोला था ना दिल्ली, तब निजामुद्दीन ने बोला दिल्ली दरसते दूर। तब इसकी बजा दी थी फील्डिंग, किसके साथ मिलके? उलुग खां। ग्यासुद्दीन के बाद उलुग खां, जूना खां। ठीक है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक इसके साथ बैठ के इसकी बिल्डिंग बिछाई, लकड़ी का महल बनाया, यहाँ से रुकने का लकड़ी का महल गिरा और भाई इनको हो गए अल्लाह को प्यारे ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, इन्होंने इसकी बिल्डिंग बिछाई थी किन्होंने? निजामुद्दीन औलिया, उलुग खां, जोना का, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, दोनों ने मिलकर 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। पढ़ा लिखा बहुत था ये। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृतियों, दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, एक रक्त पिपासु भी कहा जाता है। देखो, उलुग खां से कंफ्यूज मत होना। उलुग खां बलबन को भी कहते हैं। उलुग खां की उपाधि किसको दी थी? बलबन को किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने, जो टोपी सीकर अपना गुजारा करता था। और एक ये उलुग खां या फिर जूना खां, इसको भी कहते हैं। अब देखो ये वाली लाइन एक बार दोबारा देखो। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों, दूसरों के सुख दुख। अब यार ये कुछ गलत चीज थोड़ी है, किसी के सुख दुख में इमोशनल था, यानी ये अच्छा राजा था। ठीक है, हम कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ कमियां हम पब्लिक में भी होती है, हमें सरकार भी उनसे चलवानी है, गाली भी उन्हें देनी है, फ्री का चाहिए सब कुछ। बाकी जो भी है इस बात में ज्यादा बोलूंगा नहीं। ठीक है, मुझे ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं। ठीक है, पर स्टिल देखो, अगर जब यहाँ लिखा है कि दूसरों के सुख दुख में भाव रखने के कारण उसे स्वप्नशील, पागल नहीं, रक्त पिपासु कहा जाता है। यार ये तो अच्छा हुआ ना। ज्यादा इमोशनल होना अच्छा हुआ नहीं, अच्छा नहीं है, इमोशनल होना अच्छा नहीं है, बट स्टिल स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु। अब इसे ऐसा कहा क्यों जाता था? इसने करा क्या था? एक तो इसने राजधानी बदल दी। ठीक है, राजधानी बदलने में बहुत पैसा लगता है, राजधानी यहाँ से वहाँ हेडक्वार्टर जाएगा। दूसरी बात, इसने क्या करा, युद्ध होने वाला था और वो युद्ध बाद में टल गया। बट होता क्या था, पहले युद्ध होने के बाद सैनिकों को तनख्वाह दी जाती थी, कुछ पैसे दिए जाते थे। ठीक है, तो इसने वो पैसे पहले दे दिए, तो गलत थोड़ी था, दे भी दिए, उसकी सेना है, एक बार अच्छा काम कर दिया, ठीक ही है। वो युद्ध टल गया, तो इसलिए भी इसे पागल कहा जाता था। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए आमिर कोही, इंपॉर्टेंट है, आमिर कोही कृषि विभाग। देखो यार, कृषि के बारे में सोच रहा है तो ये ट्रिक बना के याद करना कि अच्छा राजा, जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने पढ़ा है, मुझे सर भैया जो भी बोलो, उन्होंने कहा था अच्छा राजा था ये, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो अच्छे काम कृषि के बारे में कौन सोचेगा? अच्छा राजा। तो अच्छा राजा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो कोही, आमिर कोही किसने, आमिर कोही की स्थापना किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
और कोही आमिर कोई किससे रिलेटेड है? क्रीशियस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? क्रीशियस से रिलेटेड। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सामने दो पोशाक दिया अपने सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में दो पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरी गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधक के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान में पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक। सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? अभी सांकेतिक मुद्रा वो होती है, जैसे मैंने कोई मुद्रा चलाई तांबे की, यानी कि उसकी 10 रुपए है, बट उसकी अगर उस मुद्रा की वैल्यू है वो 10 रुपए से कम है, यानी अपने आप में उसकी वैल्यू कम, जितने में वो चल रही है इतनी उसकी वैल्यू सरकार ने नियुक्त करी है, या फिर नियुक्त करी सरकार ने, क्या बोलेंगे इसको, जितनी वैल्यू है उसकी रियलिटी में उससे ज्यादा वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, समझ गए होंगे। अंतर्गत महमूद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातु के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए के टंके के बराबर होता था। देखो, थे तांबे और कांसे के, पर मूल्य किसके बराबर था? चांदी के बराबर। कुछ इस वजह से भी इसको पागल, या फिर जो पहले इसको जो उपाधि दी गई थी ना, पागल स्वप्नशील, रक्त पिपासु, खून चूसने वाला, इस वजह से भी। ठीक है, चांदी के बराबर इसकी वैल्यू रख दी तांबे और कांसे की, ये तो गलती हो जाएगा ना। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मिनट्स की उपाधि दी, इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी याद कर लेना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सी मुद्रा चलाई थी, कांसा और तांबे की। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन, कुंबई खां, ईरान के गजन खां नामक मंगोल शासक ने भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में किसके टाइम पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। ठीक है, 1342 सुल्तान ने इसे राजदूत बना के चीन भेजा। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इब्न बतूता मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके टाइम पर आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। ठीक है, कौन से सन में आया था? 1333 में। इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक टाइम पर आया था, कौन से देश से आया था? अफ्रीका से। जहाँ डिटेल में अफ्रीका के कौन से देश से आया था? मोरक्को के, कॉन्टिनेंट है ना अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? रेला, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। इसने अपनी पुस्तक के विदेशी व्यापारी के आगमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था, एक गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था दो प्रकार थे। अश्व डाक व्यवस्था यानी जो घोड़े से, इसे क्या कहते थे? उलुक। देखो, इसे भी याद, जब तुम्हें सब याद हो जाए ना तो ऐसी एक्स्ट्रा चीज याद कर लेना, क्या पता पूछ ले कि उलुक कौन सी डाक व्यवस्था थी, पैदल वाली थी या घोड़ों वाली थी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। उल्लू जानवर होता है, घोड़ा भी जानवर होता है, तो जानवर जानवर ऐसे याद कर लेना। होता तो पक्षी पर जानवर और जानवर एनिमल होता है ना दोनों, तो ऐसा करना। उल्लू वाली कौन सी थी? मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ कि अपना दिमाग रिलेट करना है अपनी लाइफ से, कि कैसे हम ट्रिक बना के याद करते हैं। पैदल डाक व्यवस्था कौन सी? दावा, कि मैं दावा करता हूँ पैदल जो है डाक लेके आऊंगा, तो ऐसे ट्रिक से बना के याद कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शी पहला व्यक्ति था जिसने सांस्कृतिक कथाओं का एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था। तो तूतीनामा किसने लिखी थी? जिया नक्शबी ने। ठीक है, जिसमें एक तोता एक ऐसी वीरानी नायिका की कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था, कौन से सुल्तान ने? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने या फिर शासक ने जिन प्रभु सूरी को अपने दरबार बुलाकर सम्मानित किया था? जैन, जो जैन साधु हैं, किसने करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया? जिन प्रभु सूरी। देखो, दिन क्वेश्चन बन गए ना। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ो, खुद से भी कोई बुक पढ़ो, दिमाग में ना क्वेश्चन चलने चाहिए। ये बात मैं तीसरी चौथी बार रिपीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट लाइन देखो, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट हो गई। कहां पर मोहम्मद बिन तुगलक कहां मरा? थट्टा। कब? 1351 में। इसके बाद कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल दक्षिण में हरिहर बुक्का
नामक दो भाइयों 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। आगे विजयनगर पढ़ेंगे तो पूछेंगे कैसे। हरिहर बुक्का, जिस टाइम हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में करी? मोहम्मद बिन तुगलक के। विजयनगर की स्थापना किसने करी? हरिहर बुक्का ने। किस सन में? 1336 में। सब इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। बहमनी, ठीक है, हो जाएगा यार। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, क्या लिखता है? अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो ये ऐसा किसने लिखा? ये लाइन बोल के, ये लाइन लिख के क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा किसने लिखा? बदायूं लिखा। किसके लिए लिखा? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ऐसा किसने बोला? बदायूं ने। बन गए 3 क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था तो अजमेर में शेख मुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया सुल्तान के शेख रुकुद्दीन अजुद्दन में शेख मुल्तान आदि संतों के कब्रों पर मकबरे बनवाए। इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा कुछ। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा का निकट 1351 में हुआ, ठीक है। पुणे फिरोज शाह का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम आमिर उल मोमिन की उपाधि दी। अगर ये पूछ लेंगे कासिम, ये वाली उपाधि किसको दी? तो किसको दी? फिरोज शाह तुगलक। किसको दी? फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाए। खराज यानी लगान, ऐसे भी पूछ लेगा कि खराज कौन सा टैक्स था? लगान, जो खेती पर। खुमस, युद्ध में लूटा गया माल, उस पर भी टैक्स लगा दिया। युद्ध में जो लूटा गया माल उस पर टैक्स लगेगा। जजिया यानी नॉन मुस्लिम्स पर। एक्सेप्शन क्या था? ये जगह किस पर लगता? बुड्ढों पर, विकलांगों पर और ब्राह्मणों पर। जकात को वसूल करने वाला आदेश था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मेमोराइज करो। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग। 1/10 कितना होता है? 10%, ठीक है। कितना होता है? 10%। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था दिल्ली सल्तनत में? गयासुद्दीन तुगलक ने। 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना करी। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फैजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं, ठीक है। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव, मेरठ के अशोक में 2 स्तंभों को लेकर दिल्ली में स्थापित किया। टोपरा स्थित अशोक स्तंभ में परिवहन का चित्रित वर्णन सीरत ए फिरोज शाही लेखक अज्ञात मिलती है। भाई साहब ये मुड़ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक बार मैं दोबारा कुछ चीज रिपीट करना चाहूंगा कि कोई भी बुक पढ़ते हैं ना, कोई भी बुक को, किसी भी बुक को, क्या हो रहा है, किसी भी बुक को 10 बार पढ़े बजाय 10 बुक पढ़ने के, ठीक है। तो आपकी जीएस कंप्लीट होगी। और जीएस कभी कंप्लीट नहीं होती है। आप जितनी भी बुक लेंगे, जितने भी बच्चों से बात करेंगे, वो उसके पास एक नया पॉइंट फालतू मिलेगा जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कभी भी बहस नहीं करनी है जीएस में कि मेरी जीएस ज्यादा अच्छी है या उसकी जीएस ज्यादा अच्छी है। जीएस का यही खासियत है कि जीएस किसी को नहीं आती और सबको आती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लूसेंट पढ़ें, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि कहाँ से पढ़ें, लूसेंट से आता है नहीं आता। एटलीस्ट आप ये तो करें, एग्जाम उसका क्रैक होता है जिसने जितना पढ़ा उतना वो सही करा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 4 अक्षर पढ़े, 4 सही करा, भैया मेरे तो नंबर नहीं आया, आपने तो ऐसा बोलता नहीं। आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और उस सिलेबस को बार बार रिविजन करें, उसको इतना कंठस्थ कर लें कि इसमें से आएगा भाई साहब, गलत नहीं होगा। और मैथ रीजनिंग तो आप ऐसे ही कर लें, उसमें से 1 नंबर नहीं कटने देना। बाकी जीएस
कंप्यूटर आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिला विधवा एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये भी पूछता है दीवान ए खैरात किसने, कौन की स्थापना किसने करी थी? किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखो खैरात कैसे याद करोगे? अब ये भी पूछ लेगा दीवान ए खैरात किससे संबंधित है? किससे खैरात किससे संबंधित है? विधवा एवं लड़कियों की सहायता के लिए पेंशन वेंशन भी दे देता था इससे। ठीक है, तो खैरात में ही तो दे रहा है एटलीस्ट, मतलब इसको नेगेटिव मत ले जाना, एक ट्रिक बता रहा हूँ कि याद कैसे करा जाएगा। सल्तनत सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल के सबसे अधिक दासों की संख्या किसके टाइम पर थी? 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। तो ये क्वेश्चन बन भी सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा अब तक पूछा नहीं गया, बट स्टिल अगर पूछते हैं कि सबसे ज्यादा दासों की संख्या किसके समय पर थी, किसके समय पर थी? फिरोज शाह तुगलक। अगर वो नंबर पूछते हैं तो 1,80,000। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक विभाग दीवान ए बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान की स्थापना किसने करी? इंपॉर्टेंट है, दीवाने बंदगान की स्थापना किसने करी? फिरोज शाह तुगलक। किसने करी? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? दासों की देखभाल के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसने अपनी आत्म, इंपॉर्टेंट है, इसने अपनी आत्मकथा फतू ए फिरोज शाही की रचना करी। ठीक है, इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। ठीक है, इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ो। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट अभियान के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए, उनमें से कुछ को लगभग 300 का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वानों ने किया संस्कृत में फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल ए फिरोज शाही की, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आगे बढ़ते हैं। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्दा और विक कहते हैं। जैसे चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलवाया था, ऐसे ही अद्दा और विक किसने चलाए? फिरोज शाह तुगलक ने। किससे बने थे? कहाँ लिखा है ये? तांबे, चांदी का अद्दा और तांबे का विक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी ने मकबरे की तुलना जेरूसलम के निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग की स्थापना करी। इंपॉर्टेंट, कोटला शहर जो है ना, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। मैंने जैसे बताया कि स्थापना किसने करी और अंतिम शासक याद रखना कौन है? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। ठीक है, इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। पर इसके टाइम पर क्या हुआ? तैमूरलंग का अटैक हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश कहाँ गया? तुगलक वंश, तुगलक वंश कहाँ गया? हाँ, मैं अंधा हो गया क्या? अरे हाँ, यहाँ देखो, इसे तुगलक वंश है ना, यहाँ पर 1314 तक कहते हैं। ठीक है, पर आप देखोगे यहाँ, जहां तक मैंने पढ़ा दिया, तुगलक वंश कहाँ खत्म हो रहा है? 98 दे रखा होगा इसमें तुगलक वंश। ये रहा, हाँ सॉरी, ये रहा, है ना, ये रहा 1320 से 1398। अब कहीं दे रहा, गूगल करोगे तो 1320 से 1414 दे रखा है। अब पर अब ये लास्ट लाइन देखो, उसकी क्या कह रखी है कि इनका जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का, इसका शासन दिल्ली के पालम तक ही रह गया। तो 1398 तक ही था ये। ठीक है, तैमूरलंग ने जब आक्रमण किया था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। अब इसके जो नीचे काम करते हैं वो शासन करेंगे, इसलिए 1414 तक
ये तैमूरलंग के जो अंडर काम करते हैं, इसके गवर्नर, इसके जो नीचे छोटे मोटे, उनको देके चला गया था जीत कर। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के समय में ही मलिक कुर्शक की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर को जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। तो जौनपुर की स्थापना किसने करी थी? मलिक सरवर। अब इसके बीच में 98 से 1398 से लेकर 1414, ठीक है, 1398 से लेके 1414 तक कौन कौन आए थे? जैसे मोहम्मद खान, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर तब भी देख लो, मोहम्मद खान आया 1388 में, वो आया था। ठीक है, ये ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन जो भी नाम है इसका, ग्यासुद्दीन, आई थिंक ग्यासुद्दीन तुगलक शाह, 1388 में ये भी आया। अब्बू बाकर आया, फिर अब्बू बाकर आया 79 से 90। ठीक है, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन मोहम्मद आया 1390 से 94 तक। ठीक है, फिर आया हुमायूं, वो वाला हुमायूं मत समझ लेना, मुगल काल वाला। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद आया फिर 1395 से 1414। ठीक है, ठीक है, ये जो मलिक सरवर की बात कर रहा हूं ना मैं, ये कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये मलिक सरवर, ये वायसरॉय, जैसे गवर्नर आप पढ़ेंगे ना मॉडल हिस्ट्री में, ये वायसरॉय था किसका? तैमूर का। क्या था ये? तैमूर का वायसरॉय था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होता है सैयद वंश। ठीक है, 1414, 1451। आप 2-3 मिनट का रेसिपी ले सकते हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, आपको एक बारी में नहीं पढ़ना, मैं एक बारी में कंप्लीट करवा रहा हूँ पूरी दिल्ली सल्तनत, बट इट डजेंट मीन कि आपको एक बारी में कंप्लीट करना है, और जब बिगिनर्स हैं वो धीरे धीरे पढ़ें, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हाँ। अभी जो सैयद वंश शुरू होगा, खिलजी खां, ये फॉर्मर गवर्नर था किसका? तैमूर का। ठीक है, ये तैमूर का कौन था? पुराना गवर्नर था। सैयद वंश स्टार्ट होगा, ये भी तैमूर से रिलेटेड है। फॉर्मर गवर्नर ऑफ तैमूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश 1414 से 1451। सैयद वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, बस ये पूछ लेंगे सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिलजी खां। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, अपने रैयत आला की उपाधि से ही खुश रहा, उपाधि ना धारण कर रैयत आला की उपाधि धारण कर ही खुश रहा। खिलजी खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत में लौटते समय तैमूरलंग ने खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर और ये मुल्तान का ही था शायद गवर्नर, ठीक है, शासक नियुक्त किया। खिलजी खां नियुक्त रूप से तैमूर पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। जैसे मैंने कहा था ना, अभी वहां तो यहाँ से जीत के चले जाते थे और अपने जो गुर्गे छोड़ जाते थे वो इनको टैक्स देते थे। ठीक है, खिलजी खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिलजी खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। यही याहिया बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी पुस्तक है इसकी? ठीक है, तो आप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट स्टिल बुक याद कर सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट, इसे याद मत करना। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। ठीक है, मुबारकाबाद की स्थापना किसने करी थी? मुबारक शाह ने। कहां पर? यमुना के किनारे। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अब देखो ये मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोलता आ रहा हूँ कि स्थापना किसने करी और अंतिम शासक कौन था, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमारा लास्ट लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता। देखो यहाँ से अब आपका माइंड क्या चलना चाहिए? साबित तुर्क, अगर गलती से भी ये पूछ लिया ना कि अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिल्ली सल्तनत में किसको जाता है, कन्फ्यूज हो जाएंगे सारे वाले कि भाई साहब ये तो हमने देखा ही नहीं है, और लूसेंट में है, लूसेंट पढ़ी होगी तब भी नहीं जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ ना, जब आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो दिमाग में क्वेश्चन चलना चाहिए, तो किसको जाता है श्रेय? बहलोल लोधी को। ठीक है, तो इसे हाईलाइट कर लेना।
इसे हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ये आपको चाहे आए ना आए, पर आपको किताब पढ़ने का तरीका तो समझ में आ रहा होगा ना, कि कोई बुक को कंप्लीट कैसे करना और क्वेश्चन कैसे बनते हैं दिमाग में। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन कराया, ठीक है। तो बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने कराया? बहलोल लोदी ने। कोई और लोदी मत लगा के आ जाना, ठीक है। वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। ये पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, पूछा नहीं है अब तक, बट पूछा भी क्या होगा तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जो अपने सरदारों के खड़े रहने पर खड़ा रहता था। कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम का 17 जुलाई 1489 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं 1504 में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी। ये सन भी पूछ लेंगे, ये भी पूछ लेंगे। आगरा शहर की स्थापना किसने करी? अगर सिकंदर लोदी, अगर आपको नाम याद भी होगा तो ये पूछ लेंगे, आगरा शहर की स्थापना 1504 में किस दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने स्थापना करी थी? किस वंश के राजा ने स्थापना करी थी? तो कौन है वो? लोधी वंश, ठीक है। भूमि के लिए मापने के प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदर का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुर गुर गुलरुखी शीर्षक के फारसी कविताओं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। इसे इंपॉर्टेंट बन कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा सा फैक्ट है, ठीक है। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया, ठीक है। आगरा को राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोधी ने। आगरा की स्थापना भी इसने करी थी, तो आप रिलेट कर लोगे। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरंगने श्रीगंध के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर इसके टुकड़े कांचों के मांस तोलने के लिए दे दिए, ठीक है। कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिए। और इसकी मृत्यु भी देखो, गले की बीमारी से, मांस खाया होगा इसने पक्का, इसने वो मांस खाया होगा, ऐसा बोलते हैं। आप ऐसे रिलेट याद कर सकते हो कि जो इसने ज्वालामुखी मंदिर से मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़े कर कर मांस तोलने के लिए दिए। अब इसने मांस खाया होगा तो टुकड़े, कोई टुकड़ा इसमें वो जो मूर्ति का टुकड़ा को गले में फंसा होगा और गले में इसके कुछ हो गया होगा, फिर बीमारी तो उससे मर गया है। तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमानों की स्त्रियों को पीरों एवं संतों मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मुसलमानों पर बैन किसने लगाया था? पीरों संतों पर जाने से, ठीक है। स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर जाने से बैन लगाया, ठीक है। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तान में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लिया करता था। इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है मैंने ये जो पीले कलर से हाईलाइट भूल जाता हूँ, मैं रेड जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं जो ये पीले से हाईलाइट कर रहा हूँ, कभी दिमाग में कुछ बिठा लो अलग, ठीक है। दिल्ली, हाँ, तो होली होली कौन मनाता था? सिकंदर, ठीक है। कौन मनाता था? सिकंदर लोदी था जो हिंदुओं का त्योहार मनाता था। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं का त्योहार मनाता था? कौन था? सिकंदर। या फिर जो होली मनाता था कौन था? सिकंदर लोदी, ठीक है। दिल्ली की मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी प्रधानमंत्री वजीर मियां भैया ने 1505 में बनवाई थी। ये जो पिंक फैक्ट है ना, ये याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये पिंक बॉक्स में जो फैक्ट होते हैं ना, नोट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना होते हुए भी, ठीक। ठीक, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया, ठीक है। अगर बाबर का इतिहास पढ़ोगे, बाबर बहुत पिटा है। किसी ने सलाह दी होगी बेटा तू हिंदुस्तान जा, तोप लेके, यहाँ इतने अग्नि शस्त्र थे नहीं किसी के पास, बाबर यहाँ आया लड़ने के लिए, तो इसलिए आया बाबर यहाँ, ठीक है। तो इसको बाबर को सुपारी, अब ऐसे याद करना, बाबर को सुपारी किसने दी थी? दौलत खान लोधी। सुपारी देने के लिए चाहिए क्या होती है? दौलत। और क्वेश्चन आया कि बाबर को, जैसे बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए नियंत्रण पंजाब के शासक बदौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था निमंत्रण। तो किससे देंगे? दौलत से। आलम यानी दशा, के आलम का मतलब होता है दशा,
या फिर ये कैसा समय आ गया? तो किसका समय बिगाड़ने के लिए? इब्राहिम लोदी का। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। कब? 1526 में। और 1526 से ही मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है। तो यहाँ से मुगल काल स्टार्ट होता है 1526 से। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे कि इब्राहिम लोदी को सुपारी किसने दी? दौलत खान लोदी और उसके चाचा आलम खान ने। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़े थोड़े फैक्ट हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। ज्यादा अभी आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी है। सल्तनत कालीन शासन, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुख्य सुल्तान, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल बने अलाउद्दीन के समय आमिर प्रभाविन हो गए। ठीक है, किसके टाइम पर आमिर? देखो इन्होंने सबने, हाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आमिर का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में। ठीक है, ये याद कर सकते हैं आप। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारी खाना आमिरों मालिकों और अन्य रईसों को बुलाया जाता था। इंपॉर्टेंट नहीं है। बार ए सुल्तान रजिया कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामले, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रखर सदर होता था जो साधारण प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने ईशान नामक विभाग राज्य के पत्राचार संबंध रखता था। इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है। क्या है इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है। दीवाने खैरात दान विभाग किससे रिलेटेड है? दीवाने खैरात दान विभाग, जिसको बताया था, इसमें पेंशन वेंशन भी होती थी। दीवाने बंददान किससे रिलेटेड? दास विभाग, बंदी बनाए, दासों को बंदी बनाया जाता है, ऐसे याद कर सकते, रिलेट कर सकते हो। दीवाने इतिहासक पेंशन विभाग। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, दीवाने मुक्त खराज किसने स्टार्ट करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये कैसा था? वित्त विभाग था। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। मुफ्त में वित्त बांट रहा था। वित्त यानी फाइनेंस रिलेटेड, यानी पैसा, इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पैसा आएगा, पैसा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने को ही मैंने बताया था। कृषि के बारे में कौन सोच सकता है? जो अच्छा इंसान होगा। ऐसे रिलेट करना, सोचना नहीं, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना, बस ट्रिक बता रहा हूँ मैं। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। एक कैसा था? कृषि विभाग। कैसे कृषि, कैसे कोही। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। बलबन आर्मी से रिलेटेड था ये। दीवाने अर्ज बलबन ने स्टार्ट किया था। अभी बाकी के तीन फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगान दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात, ठीक है, किसके लिए था? भाई बताया ना, दीवाने खैरात किसके लिए था? दीवाने खैरात किसके लिए था? दान विभाग। किसके लिए था? दीवाने खैरात दान विभाग। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल इंपॉर्टेंट है। दीवाने इतिहासक फिरोज शाह तुगलक ने। इतिहासक किसके लिए था? पेंशन, पेंशन। ठीक है, अब देखो, आगे देखो। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी, ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। दूतों की नियुक्त की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ले भैया, किसने की थी? इंपॉर्टेंट बन जाता है। लोक निर्माण विभाग को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? चलो यार, जो भी बोलेंगे सर्च कर लेना, अभी दिमाग में आ नहीं रहा है। ठीक है, किसने करी थी? फिरोज तुगलक। इंपॉर्टेंट। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। ठीक है, सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। इसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायाब, वगली या मुक्त करता था। इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इक्ताओं को सिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। ठीक है, अब इसे भी याद कर लेना। उश्र यानी मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ठीक है, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। ठीक है, ये दोनों रिलीजियस हैं। ठीक है, रिलीजियस हैं।
संपत्ति का 40वां हिस्सा। ठीक है। नोट, यह लूटे हुए धन खाने अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान खमस की बात कर रहे हैं, अधिकार, सुल्तान का अधिकार था। शेष 4/5 भाग उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोधी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। तो यार अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद करना है तो कर लेना कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने गड़े हुए खजाने में जो निकलता था उसमें से कोई भी हिस्सा नहीं लेता था। कौन था वो? सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। अभी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चल नहीं रहा है, छोटे छोटे कुछ जो बीच में तो फैक्ट होंगे वो याद करने बस। अभी कुछ सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका दिल्ली सल्तनत। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमीर परगनों का मुख्य अधिकारी था और मुशरीफ लगाने को निश्चित करने वाला अधिकारी एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख आमिर सदान नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। ठीक है। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटा जमींदार और मुखिया होते थे। मुकद्दम होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अरात कहा जाता था। एक सेकंड यार, पानी पी लो। ठीक है, आगे देखो। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त करा। इक्ता प्रणाली लाया कौन था? मेमोराइज करो बिना पीछे देखे। कौन था? इल्तुतमिश। खत्म किसने करा? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोबारा इक्ता प्रथा किसने दोबारा शुरुआत करी? फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसे ही देवी का अधिकार बनाया किसने था? बलबन ने। चलाया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, देखो मुझे भी याद हो गया। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत कुरान एवं हदीस पर आधारित था। इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। ठीक है, आपकी दिल्ली सल्तनत होने वाली है कंप्लीट। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा, कयास। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नापजोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। देखो मैंने जैसे बताया था ना खालसा भूमि के बारे में कि ये गवर्नमेंट के अंडर आ जाती थी। अगर आप जब पीछे जाएंगे, खालसा भूमि मैंने बताया था उसके बारे में। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित करा। ये हमने पहले पढ़ा था। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके, तांबे का दिरहम पर आधारित था। ठीक है। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेना कि सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदर के रूप में क्या प्रसिद्ध था? देवल। इंपॉर्टेंट कर लेना इसे हाईलाइट। सॉरी। सो थैंक यू गाइस। अबे क्या हो रहा है? सो थैंक यू गाइस यहाँ तक पढ़ने के लिए। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बुक को ना 10 बार पढ़े बजाय 10 बुक पढ़ने के लिए। और अब भी बता रहा हूँ मैं, दोबारा एक चीज और रिपीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, करना क्या है आपको, जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, जो बिगिनर्स हैं, आप ज्यादा लोड नहीं लेंगे। ठीक है, क्या हो गया ये? आप ज्यादा लोड नहीं लेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है पूरी वीडियो एक बारी में देख देनी है। ठीक है, एक वीडियो पूरी नहीं देखनी है, थोड़ा थोड़ा करके देखना है। जैसे आपने गुलाम वंश खत्म कर लिया। ठीक है, गुलाम वंश खत्म कर लिया, फिर आप गुलाम वंश के बाद
कौन सा वंश है? गो खातू सैलो खिल्जी वंश, गुलाम खिल्जी वंश एक साथ कर लें, या फिर गुलाम वंश खत्म करके खिल्जी और तुगलक वंश, गो खातू तुगलक वंश, तुगलक वंश एक साथ कर लें। सैयद और लोधी वंश तो छोटे छोटे हैं, एक साथ कर लें। ठीक है, आपकी आज हो गई है दिल्ली सल्तनत खत्म। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हो गई है आपकी खत्म। ठीक है, और मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जीएस के चक्कर में आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि यार हमारा ये तो नहीं छूट गया, ये तो नहीं छूट गया। कुछ नहीं छूटा किसी का भी, सबकी जीएस एक जैसी है। ठीक है, आप कोई सी बुक ले लें, एक दो फैक्ट का अंतर होगा, बाकी सब यही है। ठीक है, कोई अब अलग से नहीं पढ़ा, कोई आप बैच ले लेंगे वो भी यही पढ़ाएंगे, नहीं तो बैच लेके देख लें। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे से ही पढ़ें, बस मैं ये बता रहा हूँ अगर आप बैच भी लेंगे तो इससे नया कुछ नहीं मिलने का है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस पढ़ने के लिए। आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा। दिल्ली सल ये जो जीएस का लेक्चर है, दिल्ली सल्तनत आपको याद हो जाएगी, और जो मैंने बताया उसे हाईलाइट करके सिर्फ वो की पॉइंट याद करें। नोट्स बना लें, अगर नोट्स ना भी बनाए तो अपनी बुक, जब ये आप ये वीडियो देखें तो अपने सामने ल्यूसेंट खोलें। मोस्टली बच्चे ल्यूसेंट से ही पढ़ रहे होंगे, अपने सामने ल्यूसेंट खोलें, हाईलाइट करते चलें और पढ़ते चलें, और ट्रिक बना बना के याद करें। थैंक यू गाइस।